नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और जैसा कि आप सब हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो हमने पूरा समाप्त कर दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये जो क्लासेज हैं, आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये क्लासेज जो है आपकी चाहे वो यूपी आर ओ एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीपी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी एग्जाम है, या इसके अंतर्गत जिसमें भी उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, खासकर जो आपका एजीटीए का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले लिस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लासेज है। तो आप सब उनको क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। और उसको समाप्त होने के बाद में आज से हम आपके लिए लाए हैं जो यूपीपीएससी का जो आर ओ एग्जाम होना है, जो आपका हुआ था और फिर उसके बाद में कुछ कारणों के चलते, जिसमें कि बताया गया कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, इन सब कारणों के चलते हमारे साथियों को क्या हुआ, एक बार मेहनत करके आपने पढ़ाई की, एग्जाम दिया। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है कि ऐसा तंत्र बैठा है जहां से कि अंदर से ही क्या होता है कि पेपर हमारे लीक होने की खबरें आती है तो हमारे सबके दिल टूट जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, माँ बाप ने पैसा लगाया, और एक बार हमें माँ बाप से फिर कहना पड़ता है कि पापा या मम्मा, हमें जो है एक बार फिर से आप 6 महीने का समय दीजिए, क्योंकि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है, अब हमें फिर से इस चीज की तैयारी करनी है। आप हमारे साथी और आप सबको भी थोड़ी सी बोरियत लगती होगी कि हाँ, हम इतनी मेहनत से इतने जुनून से पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी सरकार की जो नाकामयाबी है कि हमारे जो वहीं के प्रशासन के ही लोगों के द्वारा क्या है, पेपर लीक हो जाते हैं। और हम छात्रों को, हम साथियों को जो भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या करना होता है, हमें फिर से मेहनत पढ़नी करनी होती है। तो अब आप सब कोर्स पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अब जो है जैसा कि आयोग से आया है कि दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, संभवतः डेट भी आपने बता दी गई है। लेकिन अब देखिए क्या होता है दिसंबर आते आते, और क्या आगे होता है। तो अभी हम ऐसा ही यही मान के चलते हैं कि दिसंबर में क्या है, हमारा आर ओ का एग्जाम होने वाला है, जो कि हमारा कैंसिल हो गया था, री एग्जाम होने वाला है। तो उसी के लिए अब आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत है। आप सब मेहनत कर चुके हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। आप सबके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब हिंदी में आप सबको पता है कि सिर्फ 6 टॉपिक हैं: तद्भव, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, और विशेषण और विशेषण। ये आपके 6 टॉपिक है जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं और मेंस में भी। तो इन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, हमें इतनी मेहनत करनी है, इतना पढ़ना है, प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम 60 में 60 जो है मार्क्स लेके आ सके। कितने, 60 में 60। देखिए जो जीएस का पोर्शन है आपका, तो जीएस में तो संभवतः 99.99% यही चांस है कि आप फुल में फुल मार्क्स ना ला पाए। हो सकता है एक दो प्रश्न गलत हो जाए, या एक दो प्रश्न ऐसा आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, ना देखा हो। जैसा कि आप अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं, जैसे आपने अगर यूपी पेट का यूपी पीईटी जो है वो आपका लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा, जिसने जिसने भी हमारे साथी ने दिया, तो उसने अगर उसको पेपर उठाया होगा, तो यूपी ट्रिपल एस सी नहीं है, उसमें से एक ये हटा दीजिए, लग रहा था यूपीएससी ने बनाया है। इतना टफ दिया था जीएस। तो जीएस तो आप नहीं कंप्लीट पूरी कर सकते, लेकिन हाँ, आप जो है हिंदी में 60 में 60 मार्क्स ला सकते हैं। और इसके लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करने हैं, अलग अलग बुक से आपको पढ़ना है, अलग अलग बुक से आप पर्यायवाची शब्द, आप जो है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, इन सबको क्या है ढूंढ सकते हैं। शब्द और बाकी की जो वर्तनी शुद्ध है उनको ढूंढ सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से क्या है, आप हिंदी में 60 में 60 मार्क्स, यानी कि 60 आउट ऑफ 60 आप ला सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर आज से जो आपके मॉक टेस्ट है हम आपको देंगे, इसमें कि आपको 60 में 60 क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि हम आपको ऐसे प्रश्न दें जो संभवतः क्या है आपके प्रश्न में, आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में आपके आए। और एक और सूचना है, वो सूचना ये है कि आर ओ के प्रैक्टिस सेट्स जो है आपको हिंदी के कराए जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके दिसंबर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू कराए जाएंगे, संभवतः एक वीक में दो या फिर 2 से 3 सेट। और इसी के साथ में आपका जो जीएस का पोर्शन है उसके भी आपको 2 से 3, आप जैसे मान लीजिए एक दिन आपको पॉलिटी मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, किसी दिन आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा आपको, तो इसी तरह से इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना जीएस का पोर्शन भी क्या है प्रैक्टिस के रूप में आपको कंप्लीट करते चलेंगे। और
जो हमारे साथी यूपीपी का भी री एग्जाम होना है, क्योंकि यूपीपी का भी एग्जाम कैंसिल हुआ था, पहले यूपीपी का कैंसिल हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा आरओआई का कैंसिल हुआ। तो यूपीपी का जो एग्जाम है उसके भी प्रैक्टिस के लिए हमने हमारे जो दूसरे सर हैं उनसे हमने बात की हुई है, तो संभवतः उसके लिए भी आपकी हिंदी की क्लास है, आपकी जीएस की क्लास है और मैथ की क्लास है, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग रीजनिंग की क्लासेज, ये क्लासेज जो है आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपको नेक्स्ट वीक से या फिर हो सकता है इसी वीक से आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। और संभवतः यह जो क्लासेज हैं आपकी लाइव होंगी शाम को 8 बजे या फिर मॉर्निंग में आपको 6 बजे या फिर 7 बजे के आसपास आपको लाइव मिलेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ में ये सूचना थी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी भाई आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके छोटे भाई छोटे बहन, कोई आसपास के जानने में साथी जो कि क्या है यूपीपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि हाँ आप चैनल से जुड़िए और क्या करिए, तैयारी को क्या करिए और बूस्ट दीजिए, क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करें, कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने क्या होंगे, परफेक्ट होते चले जाएंगे। जिन भी साथी ने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी नेक्स्ट वीक से। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा मॉक टेस्ट 1 है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन यानी कि फुल पेपर में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक वीक में 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसमें से क्या होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। तो वहां से आप अपने तैयारी जो है आपकी उसको आप चेक कर सकते हैं कि आप तैयारी में किस लेवल पे खड़े हैं, 60 में आउट ऑफ 60 आप कितने सही कर सकते हैं। और जितने भी सही हो वो ईमानदारी के साथ में सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टैग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन को कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है। क्या इप्सित एक शब्द है, क्या इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अभिप्सित, ऑप्शन बी अनिप्सित, ऑप्शन सी परोपसित और ऑप्शन डी है आपका सुनिप्सित। तो आपको बताना है इप्सित का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए आप क्या हो जाएगा। तो जो आपका जो इप्सित का जो विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा क्या, अनिप्सित। क्या हो जाएगा, अनिप्सित। क्या हो जाएगा, अनिप्सित। यहाँ पे आपका ये नाम है बड़ी की मात्रा है, क्या है, अनिप्सित। क्या हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिप्सित जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा किसका, इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा अनिप्सित। और आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, इप्सित का अनिप्सित विलोम क्या होता है। इप्सित का ना ही अभिप्सित होता है, ना ही परोपसित होता है और ना ही सुनिप्सित होता है। इप्सित का होता है आपका अनिप्सित, अनिप्सित। अब जो शुद्ध जो बर्तनी शुद्ध होती है उसमें भी आप आ सकता है, जैसे अनिप्सित लिख दिया तो, लेकिन अनिप्सित नहीं होता, अनिप्सित यानी कि ना पे बड़ी की मात्रा होती। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। क्या स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। स्पृश्य का आपका क्या है, स्पृश, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। तो आपको बताना, अब देखिए अस्पृश्य, 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 तो आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। स्पृश्य ये नहीं होगा आपका, और अस्पृश्य ये भी नहीं होगा आपका, अस्पृश्य होगा आपका। अच्छा यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इस ऑप्शन को कट करके आप इसको कर लीजिए अस्पृश्य। अस्पृश्य कर लीजिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। आपको वर्तनी पे आप भले ही आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन आप वर्तनी पे ध्यान देते हुए चले, ताकि क्या है आपका जो वर्तनी शुद्धि है वो भी आपकी क्या है साथ में होती चले। अगला देखेंगे,
और अगला है हमारा, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। निम्नलिखित में आपका जो शब्द है उन्मूलन, क्या है? उन्मूलन। तो उन्मूलन का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है कि उन्मूलन का क्या होगा। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। क्या? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। अच्छा, उन्मूलन का अगर आप मतलब देखेंगे तो आपने बहुत जगह, या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं करंट के लिए, तो आपने पढ़ा गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन का क्या मतलब है? गरीबी को हटाना, यानी कि किसी चीज को खत्म करना। क्या है? उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, किसी चीज को खत्म करना। क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है। अब उन्मूलन का मतलब जब हो गया कि हटाना या फिर खत्म करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी चीज को शुरू करना या किसी चीज को स्थापित करना। क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा क्या? विलोम शब्द। तो देखिए पहले ऑप्शन में है अवमूल्यन। अवमूल्यन आपने सुना होगा, मुद्रा अवमूल्यन, यानी कि अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम करना क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन होता है। तो यहाँ पे कम करना, और उन्मूलन का मतलब है खत्म करना या फिर आपका हटाना। तो ये तो आपका नहीं होगा। अब अगला है आपका विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी पता करना, उसका विश्लेषण करना कि हाँ ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला है रोपण। रोपण जो है आपका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका? रोपण। विपरीतार्थक कहिए या फिर विलोम शब्द कहिए, बात एक ही है। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा आपका? रोपण हो जाएगा। संश्लेषण नहीं होगा। अब संश्लेषण शब्द आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपका उन्मूलन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण। अगला देखिए, और अगला है हमारा, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा जो आपका युग्म है वो अशुद्ध है। विलोम पहला है आयात का निर्यात, और दूसरा है बी है आपका आमिष का परामिष, सी है दृश्य का अदृश्य, और डी है प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका गलत जो है आपका युग्म है विलोम। तो आयात का निर्यात, आयात यानी कि जो हम दूसरे देश से कोई चीज मंगाते हैं या कोई चीज हम मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और जो हम कहीं बाहर किसी चीज को भेजते हैं तो क्या कहते हैं? निर्यात। अगला है आमिष का परामिष, सी का है दृश्य का अदृश्य। दृश्य यानी कि जो दिख रहा है, अदृश्य यानी कि जो नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि जो हमारे सामने है, और परोक्ष का मतलब जो हमारे पीछे है, हमें नहीं दिख रहा है। तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सही। आमिष का परामिष, ये आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जो आमिष शब्द है इसका आपका युग्म क्या हो जाएगा? आमिष का परामिष ना होकर के इसका क्या हो जाता है आपका? निरामिष। क्या हो जाता है? निरामिष। निरामिष, ये आपका सही शब्द हो जाएगा। तो इसलिए आपका कौन सा गलत सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आमिष का निरामिष जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे देखिए, अगला है विहित। क्या है? विहित शब्द का विलोम है ए कृत, निर्मित, निषिद्ध या फिर अदिष्ट। तो विहित जो शब्द है इसका आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो विहित शब्द है इसका आपका हो जाएगा क्या? कृत नहीं होगा, निर्मित भी नहीं होगा, अदिष्ट भी नहीं होगा, अदिष्ट भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निषिद्ध। क्या हो जाएगा? निषिद्ध। अच्छा, निषिद्ध ये जो है आपका निषिद्ध, इसे कैसे लिखते हैं? निषिद्ध। निषिद्ध, विहित का हो जाएगा क्या? निषिद्ध। यानी कि विहित जो की चीज कोई है, और निषिद्ध यानी कि किसी को मना करना। यानी कि जैसे लिखा होता है कि प्रवेश निषिद्ध, या फिर प्रवेश पे क्या है? रोक है। तो निषिद्ध यानी कि रोक है। तो आपका क्या हो जाएगा? विहित का विलोम क्या हो जाएगा आपका? निषिद्ध। तो ये आपको ये याद रखना। अगला देखेंगे, और अगला है वादी का विलोम क्या होगा। वादी का विलोम क्या होगा? तो आपको पता होगा वादी कौन होता है? केस वाला, जिसके ऊपर केस होता है वो क्या होता है? वादी होता है। उसके जो विपक्ष में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवादी। ना ही आवादी इसका होता है, ना ही विवादी होता है, और ना ही अनावादी होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो अनावादी और प्रतिवादी में कंफ्यूज होते हैं। तो इसका क्या हो जाता है आपका? वादी का आप कौन सा विलोम हो जाता है? प्रतिवादी। तो याद रखना है वादी का प्रतिवादी हो जाता है, जिससे पक्ष का विपक्ष। तो क्या हो जाएगा? वादी का प्रतिवादी आपका विलोम हो जाता है। अगला सातवां प्रश्न, और सातवां है आपका
निम्नलिखित में से अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है? क्या अंतर्मुखी शब्द है, इसका विलोम कौन सा है? तो ए है ऑप्शन आपका जगतमुखी, बी है आपका बहिर्मुखी, सी है आपका वाचाल और डी है आपका चतुर्मुखी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी आपका जवाब, सही जवाब हो, क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मुखी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये राय यहाँ नहीं होगा, ये आपका माँ पे क्या है ऊपर चढ़ जाएगा, बहिर्मुखी। आप इसको जो है शब्द शुद्धि से भी, शुद्धि के उससे भी देख सकते हैं कि बहिर्मुखी कैसे लिखा जाता है। बहिर्मुखी जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसमें हो सकता है आपको बहिर्मुखी में हा पे जो छोटी की मात्रा है इस पे आप कर रखा है, तो ये जो हा पे जो है इस पे नहीं होगा। तो बहिर्मुखी में माँ है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, इस पे आपका रा टंगेगा ऊपर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, अवर शब्द का विलोम क्या है? अवर शब्द का विलोम क्या है? लघु, शुवर, प्रवर या फिर कनिष्ठ? अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो अवर का हो जाता है प्रवर। क्या हो जाएगा? प्रवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर। शुवर नहीं होगा, लघु नहीं होगा और कनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, तो अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर। क्या हो जाएगा? प्रवर। अगला देखें, अगला है हमारा अतिवृष्टि। क्या हो जाए, क्या है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि या फिर न्यून वृष्टि। क्या? न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का हो जाता है आपका अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का आपका हो जाता है सबसे कंफ्यूजिंग ये होता है, तो अतिवृष्टि का हो जाता है अनावृष्टि। अति अति मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश, और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल बारिश नहीं। अल्प वृष्टि का मतलब हो जाता है कम। लघु मायने होता है छोटा, और न्यून मतलब होता है कम। तो ना ही अल्प वृष्टि होगा, ना ही आपका न्यून वृष्टि होगा, ना ही लघु वृष्टि होगा, इसका हो जाएगा अनावृष्टि। यानी कि अतिवृष्टि की बहुत ज्यादा और अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल नहीं। तो सही आपका विलोम क्या हो जाएगा अतिवृष्टि का? अनावृष्टि। ठीक है, तो आगे देखें। अगला हमारा प्रश्न है, अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? क्या अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आप सबको पता होगा कि अपशकुन का क्या हो जाएगा? शकुन हो जाए। अशकुन भी नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा। ठीक है, तो पावन भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा शकुन। अपशकुन का पुण्य नहीं होगा, पुण्य का होगा पाप हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए आप। उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल या फिर वत्सल? क्या? या फिर वत्सल? कौन सा सही जवाब होगा आपका? यानी कि इसमें से जो अशुद्ध है वो कौन सा शब्द है, आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा। उल्लंघन, आपने सुना होगा हम लोग बोलते उल्लंघन, लेकिन वो उल्लंघन नहीं, एक्चुअल में शब्द था उल्लंघन। तो उल्लंघन आपका सही है, इसको आप गलत में, वैसे हम ऐसे लिख देते हैं उल्लंघन, ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? उल्लंघन, लेकिन ये गलत है। इसका सही क्या होता है? उल्लंघन होता है। अगला है मनोरथ। क्या? मनोरथ। फिर अगला है उज्ज्वल, ये भी आपका सही है। उज्ज्वल है। वत्सल है। अब वत्सल को आप ऐसे रखिए, याद रखिए, वत्सल ये आपका सही है, इसको आपका बिल्कुल गलत नहीं है। वत्सल को याद रखिए, जैसे कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। कौन से भगवान? भक्त वत्सल भगवान। तो आप वत्सल यहां से आ, अब ये उज्ज्वल है, इसमें क्या होता है? यही आपका सही जवाब है, क्योंकि उज्ज्वल जो है ये आपका गलत लिखा है। इसमें क्या होता है? ये दो बार आधा जा होता है, उज्ज्वल होता है। क्या होता है? उज्ज्वल होता है। एक सेकेंड, क्या होता है आपका? उज्ज्वल होता है, आपका उज्ज्वल होता है, यानी कि यहाँ पे दो बार जो है आपका आधा जा होता है। तो उज्ज्वल जो है आपका अशुद्ध है, और सही उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको हमने लिख दिया है, तो ये भी आप देख लीजिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उज्ज्वल नहीं हो, उज्ज्वल होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले नाम का चयन कीजिए। क्या? अशुद्ध बर्तनी वाले नाम का चयन कीजिए। राहुल, संस्कृत्यायन, बछराज, कौशल्या या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा अशुद्ध बर्तनी वाला है। तो कौशल्या, आपने सुना होगा कौशल्या माता, तो सामे
छोटी की मात्रा ये होता है, सही शब्द है कौशल्या। क्या है? कौशल्या। मैथिली शरण, मैथिल शरण गुप्त नहीं, मैथिली शरण गुप्त क्या है? सही है। यहाँ पे आपका दो में अशुद्ध है, वर्तनीय है। एक तो सांकृत्यायन में और दूसरा है बछराज में। ये बछराज नहीं होता है। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। आप देखिएगा, इसको लिखते हैं वक्षराज। क्या लिखते हैं? वक्षराज। क्या लिखते हैं? वक्षराज। क्या लिखते हैं? वक्षराज। और जो राहुल संस्कृत्यायन है, ये नहीं, इनका नाम है राहुल शांकृत्यायन। क्या है? शांकृत्यायन। राहुल शांकृत्यायन, ये आपका जो है सही हो जाए। क्या? राहुल शांकृत्यायन, ये आपका सही हो जाएगा, राहुल शांकृत्यायन। ठीक है, तो आपका बक्षराज लिखा जाएगा ऐसे, और राहुल शांकृत्यायन आपका गलत है, तो शांकृत्यायन आपका ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखो, अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। अनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषंगिक या फिर अनुषांगिक। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला? तो इसमें अब देखिए एक नियम है, जब भी किसी भी शब्द में के लास्ट में क्या लगाते हैं? इक प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? इक प्रत्यय लगता है। क्या? इक प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय लगता है किसी भी शब्द के अंत में। शब्द के अंत में जब इक प्रत्यय लगता है तो क्या होता है? जो पहला वाला अक्षर होता है उसमें क्या है? बड़े आ की मात्रा लग जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिए, यहीं से आपका सही जवाब। अब देखिए सब में इक प्रत्यय लगा हुआ। क्या है? इक प्रत्यय। आनुषंग इक, इसमें भी इक, इसमें भी इक और इसमें भी इक। तो जब आपका सब में इक प्रत्यय लगा तो इसका मतलब ये है, जो इसका पहला अक्षर होगा इस शब्द का, वो क्या होगा? उसमें बड़ा आ का डंडा लगा होगा। जैसे इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। अब यहाँ देखिए क्या है? आनुषंगिक। क्या? आनुषंगिक। एक प्रत्यय है तो तुरंत क्या है? आ छोटा है, ये बड़ा। जैसे आपने सुना है क्या? परिवार, परिवार शब्द है। अब इसमें अगर आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक नहीं होगा। एक सेकेंड, चलेगा भाई। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पारिवारिक नहीं होगा। अगर आप लिख देंगे ऐसे, जैसे आप अगर यहाँ पे लिखे पारिवारिक, मान लो आपने परिवार शब्द था, इसमें आपने एक प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? एक प्रत्यय लगा दिया। तो ये जो शब्द है ये आपका गलत हो जाएगा। क्या? ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा? आप पारिवारिक। क्या? पारिवारिक, पारिवारिक होगा। यानी कि इसमें क्या है आपका? पा में बड़ा का डंडा लग जाए। ऐसे ही एक शब्द है पशु। क्या है? पशु। इसमें जब आप छोटा एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाशविक, यानी कि पा में आ का डंडा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पा में आ का डंडा लग जाएगा। देखिए आपको लिख देते हैं, क्या होगा ये आज। जैसे आपका है पशु। क्या है? पशु। अब इसमें अगर इस एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। तो पार्श्विक क्या हो जाएगा? आपका सही शब्द हो जाएगा पार्श्विक। यानी कि जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शब्द में आपका इक प्रत्यय लगता है, उस शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी कि उसमें आ का डंडा लग जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, नीचे दिए हुए शब्दों में किसकी वर्तनी
किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आप बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? पहला है सन्यासी, दूसरा है अकाल, तीसरा है केवल्य और चौथा है आपका आजीविका। क्या? आजीविका। तो आप देखिए अकाल, अकाल नहीं होता, ये होता है आपका अकाल। क्या होता है? अकाल। क्या कहते हैं? अकाल पड़ गया यानी कि सूखा पड़ गया, या फिर अकाल पड़ गया यानी कि जो आपका अनाज है वो नहीं, अकाल होता है। और ये है केवल्य, केवल्य नहीं, ये होता है आपका कैवल्य। क्या होता है? कैवल्य। क्या होता है? कैवल्य। आजीविका नहीं होता, ये होता है आजीविका। क्या होता है? आजीविका, यानी कि इस पे जो है आपका छोटी ई की मात्रा होती है। आजीविका क्या होता है? आजीविका होता है। सन्यासी शब्द जो है ये आपका सही है। इसको आपको अशुद्धि में जब लिखता है तो ऐसे लिख देता है सन्यासी, सन्यासी। आप यहाँ पे आधा ना लगा देगा सन्यासी, तो ये आपका क्या होता है? गलत होता है। जब आधा ना लग गया तो बिंदी की जरूरत नहीं है, तो आपका सही वर्तनी किसकी होगी? ये किसकी होगी? आपकी सन्यासी की। किसकी होगी? सन्यासी शब्द जो है आपका सही शब्द। अगला देखिए, अगला है आपका, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये आपका क्या है? रेखांकित शब्द है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो ये जो है आपका, ये शब्द जो है आपका गलत है। इसकी सही वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ, तो आपको बताना है कौन सा सही हुआ। तो अनभिज्ञ जो है ये आपका होता है, क्या होता है आप बताइए? ये हो जाएगा आपका, इसकी सही वर्तनी हो जाएगी अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ जो है इसका सही वर्तनी हो जाएगी। अगला, अगला निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें। क्या? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें। ये है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। बी है, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गई थी। और डी है आपका, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया। देखिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये आपका सही है। मोहन खूब हंसा, ये भी आपका सही है, यहाँ पे ये चंद्रबिंदी है। और मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, ये भी आपका सही है। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। अब देखिए यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था, नहीं किए थे। और का नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ के दर्शन किए थे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना। किसका चयन करना है आपको? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आगे देखिए, अगला है, इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? यानी कि जो चार वाक्य है इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, और उस शुद्ध वाक्य को क्या करना है? आपको बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासन हुए हैं। क्या? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासन, शासन ने कई निर्दयी क्या हो जाएगा? शासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शासक। कई निर्दयी शासक हुए हैं। क्या हो जाएगा? कई निर्दयी शासक हुए हैं। कई निर्दयी शासक हुए हैं। अगला है आपका, एकत्रित भीड़ ने, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। अब देखिए, भीड़ जो होती है, भीड़ शब्द है, इसमें ऑलरेडी क्या हो गया है? एकत्रित। भीड़ जो है, भीड़ का मतलब ही है कि जब बहुत सारे लोग एकत्रित हुए होंगे तभी तो भीड़ हुई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका एक ही शब्द दो बार यूज हो गया है। ये या तो लिखे भीड़ जय जयकार कर रही है, ठीक है, या तो एकत्रित भीड़। ये आपका गलत हो, क्योंकि एकत्रित नहीं आना चाहिए भीड़ के साथ में, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे। क्या? गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका सही है, सही लग रहा है। और यही आपका सही है, क्योंकि डी में लिखा है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब देखिए, प्रत्येक का मतलब होता ही है कि प्रत्येक, और एक बार लिखा है कि एक एक, तो यानी कि या एक एक, प्रत्येक के साथ में एक एक नहीं आएगा, इसलिए ये भी आपका गलत है। और आपका शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा?
गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका अशुद्ध वाक्य है कौन सा? तुमने मुस्कुरा दिया, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों आए? ये इतनी है, ये इतनी देर में आप क्यों आए, क्या इतनी देर में आप क्यों आए? तो आप बताइए इसमें से कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है? इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, ये आपका सही है। सबको नमस्ते, ये भी सही है। इतनी देर में आप क्यों आए, ये भी सही है। तुमने मुस्कुरा दिया, ये आपका शब्द जो है गलत है। क्या हो जाएगा इसका? तुम मुस्कुरा दिए, क्या तुम मुस्कुरा दिए, तो ये आपका सही होगा शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य है तुमने मुस्कुरा दिया, ये आपका क्या है? अशुद्ध हो जाएगा। अगला, अगला है आपका, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? कौन सा बताइए? ए वाला, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बच्चों को मीठी शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, और आपकी बातें बहुत मीठी हैं। इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य देखिए, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे। अब देखिए जो परस्पर शब्द है, परस्पर का मतलब जैसे चार लोग हैं, चार लोग हैं, मान लो ये चार लोग, चार लोग हैं, परस्पर का मतलब होगा ये वाला इनसे भी बात कर रहा है, इनसे भी बात कर रहा है, इनसे बात कर रहा है। ये बंदा इनसे तो बात कर ही रहा, इनसे भी बात कर रहा है, इनसे भी बात कर। अब ये वाला बंदा जो है इनसे भी बात कर रहा है, इनसे भी कर, तो ये इनसे भी कर रहा है। अब ये वाला इनसे भी बात कर रहा है, इस वाले से भी बात कर रहा है, इस वाले, तो इसका ये होता है परस्पर। ठीक है, तो वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, ये आपका सही है। बच्चों को मीठी शहद दो, ये आपका गलत है। क्या होता है? बच्चों को मीठा शहद दो, क्या बच्चों को मीठा शहद दो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मीठी ना होकर के क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। मीठा शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी सही वाक्य है। आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, यानी कि इन चार में से आपको एक वाक्य है वो बताना है जो शुद्ध है, क्योंकि तीन क्या है इसमें अशुद्ध वाक्य दिए हुए। बताइए, ए वाला है, देखो फूलों के ऊपर हमारे भौरे गुंजारते हैं, क्या फूलों के ऊपर हमारे भौरे गुजारते हैं। दूसरा है, यानी कि बी वाला है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भौरे भिनभिना रहे हैं, भौरे नहीं भिनभिनाते हैं, भिनभिनाता कौन है? मक्खियां, तो ये आपका गलत हो गया। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और डी वाला है, फूलों में भौरे भिनभिना रहे हैं, तो आपका भिनभिनाना से ये भी गलत हो गया। अब देखिए, देखो फूलों के ऊपर हमारे भौरे गुजारते हैं, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, क्या है? भौरे गुंजार करते हैं, मक्खियां क्या है? भिनभिनाती हैं, घोड़े क्या है? हिनहिनाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। शेर क्या? दहाड़ता है। अगला देखें, और अगला है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, क्या मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द है? क्या हो जाएगा? निर्विकारी, मर्त, मुमूर्षु, या फिर मृतगामी। तो मरणासन्न अवस्था के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? मैं मर्त। मुमूर्षु यानी कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला, कोई चाहता है कि हमें मृत्यु आ जाए या मैं मर जाऊं, तो उसको क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं। और जो मरणासन्न अवस्था होती है जिसकी, इसे क्या कहते हैं? मैं मर्त्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं मर्त्य। अगला है आपका, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? ए अध्यादेश, बी अधिनियम, सी अधियाचना, डी आपका राज्यादेश। देखिए, जब राज्य द्वारा कोई नॉर्मल आदेश निकाला जाएगा तो हो जाता है राज्यादेश, लेकिन आपका निकाला आधिकारिक आदेश जब होगा तो आपका वो क्या हो जाता है? आपका अध्यादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका अध्यादेश। ठीक है, तो अध्यादेश इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए, कौन सा? कष्ट से संपन्न होने वाला, क्या कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा।
तो इसमें ये हो जाएगा आपका कष्ट साध्य। कष्टप्रद यानी कि कष्ट देने वाला, क्या, कष्ट देने वाला। कष्टकारी यानी कि जैसे हमने कहा कि हम इस रास्ते जा रहे हैं, तो रास्ता कैसा है, कष्टकारी, यानी कि इस रास्ते पे चलने से हमें क्या हो रहा है, कष्ट मिल रहा है। कष्टप्रद ये भी हो जाएगा। अब कष्ट साध्य यानी कि कष्ट से संपन्न होने वाला, जैसे हम कोई काम करने गए, अब बहुत कष्ट के साथ में वो काम कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य। क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य। अगला है जो व्यर्थ की बातें करता है, के लिए एक शब्द होगा, जो व्यर्थ की बातें करता है। बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाक्पटु। क्या, वाक्पटु। आप बताइए क्या इसमें सही जवाब होगा। जो व्यर्थ की बातें कर, बहुभाषी यानी कि जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल लेता हो, तो वो होता है आपका बहुभाषी। कुवक्ता यानी कि एक वक्ता जो अच्छी बात, और कुवक्ता यानी कि जो वक्ता नहीं है वो कुवक्ता। और जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल या फिर अधिक बोलने वाला, क्योंकि जो व्यर्थ की बातें वही करेगा जो बहुत ज्यादा बोलेगा, यानी कि वाचाल होगा। अगला है, और ये डी वाला ऑप्शन आपका वाक्पटु। वाक्पटु को हम हाजिर जवाबी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो बीरबल थे वो बहुत ही हाजिर जवाबी थे, तो वाक्पटु यानी कि हाजिर जवाबी। अगला है, पेट की आग को एक शब्द में क्या कहेंगे, जठराग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि या फिर बड़वाग्नि। तो पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। ये आप सबको पता होगा, पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, युयुत्स के लिए सही वाक्य का चयन, दूसरों को हंसाने वाला, योग का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक या फिर रचना का इच्छुक। क्या हो जाएगा, युयुत्स का सही वाक्य चयन कीजिए। क्या हो जाएगा, जो युयुत्स होता है, जो युद्ध का इच्छुक होता है, कौन होता है, युद्ध के जो इच्छुक इच्छुक को क्या कहते हैं, युयुत्स कहते हैं। क्या कहते हैं, युद्ध के लिए जो जिसका इच्छा होती है कि हाँ हम तो युद्ध करेंगे ही, तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, युयुत्स बोलते हैं। तो अगला देखो, और अगला है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सही बात, सही शब्द है। क्या, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए शब्द क्या है, समीचीन, प्राचीन, कालांतर या फिर सनातन। तो अनेक युगों से चले आने के लिए क्या कहते हैं, इसे वो क्या बोलते हैं, सनातन। क्या बोलते हैं, सनातन, यानी कि तब से अब तक। क्या, तब से अब तक को क्या बोलेंगे, सनातन, यानी कि अनेक युगों से चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला है आपका, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं, बताइए। पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को क्या कहते हैं, ईशान, नैऋत्य, वायव्य या फिर आग्नेय। ईशान कोण तो आपको पता ही है, उत्तर और पूर्व को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। अब आपको बताना है पश्चिम उत्तर, क्या बताना है, पश्चिम उत्तर को क्या कहते हैं। तो पश्चिम उत्तर को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कोण कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसे क्या कहते हैं, ज्ञानी, चतुर, विवेकी या फिर दूरदर्शी। अब देखिए, अगर लिखा होता सिर्फ उचित का ज्ञान रखने वाला, तो आप कह सकते थे कि हाँ ज्ञानी, उसे ज्ञान है इसलिए वो सिर्फ उचित उचित का क्या है, ज्ञान रखता है। लेकिन इसमें क्या है, उचित और अनुचित दोनों का। वो व्यक्ति कौन है, जैसे आपने कोई बात बोली और वो व्यक्ति जो ये इसमें इस बात को समझ सके कि ये बात आपने उचित बोली या अनुचित बोली, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, विवेकी। क्या बोलते हैं, विवेकी, यानी कि विवेकशील। तो विवेकी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो उचित और अनुचित का ध्यान रखता है। अगला है आपका, अंत्य शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। क्या, अंत्य शब्द के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। अंडे से जन्म लेने वाला, किसी के अंदर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला या फिर तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, किसे कहते हैं, अंत्य। क्या कहते हैं, अंत्य किसे कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है, अंडज, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला। और इसमें जो अंश है किसे कहते हैं, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अंश कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। अब आपने देखा होगा तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द वो होते हैं, अगर आप देखेंगे जो हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन सी भाषा है आपकी, संस्कृत भाषा। क्या, संस्कृत भाषा। तो हम जो अपनी आम बोलचाल भाषा में संस्कृत के शब्द हूबहू, यानी कि वो जैसे थे संस्कृत में
वैसे ही जब हम उन शब्दों को यूज करते हैं अपनी हिंदी में तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। सम मतलब समान, यानी कि संस्कृत में जैसे थे उनको वैसे ही अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में यूज करते हैं तो वो होते तत्सम शब्द। और तद्भव, तद्भव यानी कि जो संस्कृत में दूसरे थे, बाद में हमने उनको उलट पलट के उनको क्या किया, बदल दिया और कुछ की जगह उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलने, वो कौन से शब्द होते हैं आपके, तत्सम। तो इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, आप इसको लिखिए नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नहीं है। देखिए चूर्ण, ये तो है आपका तत्सम, इसका क्या हो जाएगा, चूरन। आपने सुना होगा चूरन, चूरन खा लो, तो चूरन हो गया। आम्र का क्या होता है, आम होता है तत्सम, तो सॉरी तद्भव। और चंचु का क्या होता है, चोच होता है। कोण का क्या होता है, पुष्ट होता है। तो कोण जो है आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। और पुष्ट जो है आपका ये क्या है, तत्सम है। क्या है, पुष्ट। आपने सुना होगा कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ जो है वो आपका कौन सा शब्द है, तत्सम है। तो यानी कि कोण जो है आपका क्या होगा, तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखें, और अगला है तत्सम शब्द है दिए हुए नीचे जो चार शब्द हैं, सच, पत्ता, पुत्र और पत्थर, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, आप हमको बताना। सच क्या है, सच जो है ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। पत्ता ये भी तद्भव, इसका जो तत्सम हो जाए वो पत्र हो जाता है। पत्थर का क्या हो जाता है, प्रस्तर हो जाता है। और जो पुत्र शब्द है ये कैसा है, तत्सम शब्द है। क्या, तत्सम शब्द है क्या, पुत्र। अगला है हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा, हुलास का तत्सम रूप क्या होगा, ये तद्भव है। और इसका तत्सम रूप क्या होगा, हिलास, विलास, हास या फिर उल्लास। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास का तद्भव हुलास, और हुलास का जो तत्सम शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ढीठ का तत्सम बताइए। क्या, ढीठ का तत्सम बताइए। धूर्त, धृष्ट, उदंड या फिर धृषित। तो जो ढीठ होता है इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है, धृष्ट। क्या होता है, धृष्ट। ना ही धूर्त होता है, ना ही उदंड होता है, और ना ही धृषित होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ढीठ शब्द है इसका आपका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। अगला, और अगला है प्रश्न संख्या 35। ये है पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा। क्या, पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा। पलंग शब्द जो है यह आपका तद्भव शब्द है। पटल, पलंगा, पर्यंक या फिर प्लवंग। तो जो आपका पलंग शब्द है इसका तत्सम रूप हो जाता है क्या, पर्यंक। क्या, पर्यंक यानी कि पा या पे आधार रहा और अंक की बिंदी के साथ में का, या शब्द जो वर्तनी शुद्धि है उसके लिए भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा, पर्यंक। क्या हो जाएगा, पर्यंक। अगला है आपका घोतक, घोतक यहाँ पे घोटक है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। क्या, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा आपको बताना है। तुरंग, अश्व है या फिर घोड़ा। तो घोटक का आपका क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। और ये तुरंग है, अश्व है ये क्या है, सब घोड़े की क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्या है, पर्यायवाची शब्द। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा, घोड़ा। अगला है, अगला है आपका 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, अग्नि, घोटक, मोती या फिर घट। बताइए कौन सा है। 37, अग्नि क्या है, तत्सम नहीं। तो अग्नि जो है वो आपका तत्सम है। घोटक भी आपका तत्सम है। मोती और घट, घट भी आपका तत्सम है। लेकिन जो मोती शब्द है ये आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है क्या, मोती। अगला प्रश्न है 38। कौन सा एक युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है।
पहले तत्सम फिर तद्भव। देखिए वचन का वैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। तो यहाँ पे कपाट का कपड़ा है, ये आपका गलत है। कपाट का किवाड़ होता है और कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर का प्रश्न क्या है, 39 नंबर का है, निम्न में से पलंग का तत्सम क्या होगा। ये तो हमें लग रहा है रिपीट होगा। अच्छा हाँ, तो पलंग का क्या हो जाएगा आपका, पर्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा। अगला देखिए, अखरोट का तत्सम शब्द बताइए। किसका, अखरोट का तत्सम शब्द बताइए। अछरोट, अछवाट, अछोट या फिर इनमें से कोई, बताइए कौन सा होगा। तो जो आपका अखरोट का तत्सम शब्द वो होता है अछोट। क्या होता है, अछोट। याद रखना, ना ही अछरोट ना ही अछवाट, क्या होता है, अछोट होता है इसका सही जवाब, सही तत्सम। अगला देखिए, अगला है पश शब्द का विशेषण क्या होता है। अब देखिए आपका विशेषण विशेष होता है। विशेष से जो होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष की विशेषता बताते हैं। और विशेष जो है वो क्या होता है, जनरली एक नाउन होता है, यानी कि एक संज्ञा होती है। तो पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, पशुत्व, पशुता या फिर पशुपति। तो ये आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, और आपके अभी 20 क्वेश्चन बचे हैं। कितने, यानी कि आपको पूरा सेट पेपर कराया जाएगा जिसमें कि आपके 60 प्रश्न। तो पशु शब्द का आपका विशेषण क्या हो जाएगा, पार्श्विक। क्या हो जाएगा, पार्श्विक जो है आपका सही जवाब हो जाएगा विशेषण पशु का। अगला है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। आपको बताना है सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में। देखिए, राम को कुछ खाने के लिए दो, मतलब यहाँ पे तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम है। विवेक बहुत होशियार, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो संज्ञा है, तो ये विवेक भी वाला भी नहीं होगा। लिखा है वह गीत गा रहे, वह क्या है, वह गीत गा रही है, यानी कि कोई संज्ञा नहीं, यहाँ पे सर्वनाम यूज हुआ है। अगला है राम 1 किलो दूध पी गया, तो यानी कि पहली तो बात 1 किलो नहीं होगा, 1 लीटर होगा। क्या होगा, 1 लीटर होगा। तो यहाँ पे पूछा है सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण किसमें है, वह गीत गा रहे, क्या वह गीत गा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से विशेष पद है, उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। इसमें जो विशेष पद हो जाएगा वो आपका उमा हो जाएगा। क्या, उमा। उमा जो है क्या है, संज्ञा है। कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये तीनों शब्द नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, उमा। अगला, दशरथ के प्राण, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। देखो, एक सब एक जो आपके सेंटेंस में एक से दो विशेष भी हो सकते हैं, इसीलिए उसने पूछा है कि मुख्य विशेष कौन सा है। दशरथ के प्राण, किसके प्राण, दशरथ के प्राण, किसके प्राण, दशरथ के प्राण किसके लिए आकुल थे, राम के। तो यहाँ पे विशेष तो हो गए दो, राम और दशरथ, लेकिन मुख्य कौन है, यानी कि प्राण किसके आकुल थे, दशरथ। तो आपका जो इसमें है दशरथ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशरथ, ना ही राम ना ही प्राण और ना ही आकुल, तो जो दशरथ है वो आपका मुख्य विशेष हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस बात में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण किसमें प्रयुक्त है आपको ये बताना है। कविता परिश्रमी युवती है, कविता परिश्रमी युवती है, ये सही है। युवती कैसी है, परिश्रमी, ये हो गया आपका विशेष और ये हो गया आपका विशेषण। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, किससे, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, अपेक्षाएं किससे है, हमारी प्रबुद्ध जनों से, तो ये भी आपका सही। यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो यहाँ पे सही क्या हो जाए, यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है। अब ये भी लिख सकते हैं यह सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं कैसी है, सरकारी महिलाएं कैसी है, सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, यानी कि वो एक विशेष है। अब आप देख लीजिए, जहां पे आपको संज्ञा दिख जाए वो आपका विशेष होगा, विशेषण। जैसे भव्य, अब देखिए विशेषण और विशेषण पहचानने के हम आपको सबसे एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आपने सुना भव्य, अब भव्य के आगे आप कोई संज्ञा रख के देखिए,
अगर संज्ञा षट हो जाती है तो समझ लीजिए वो क्या है, विशेषण है, विशेष्य नहीं है। जैसे हमने लिखा भव्य भवन, भव्य आपका भव्य प्रोग्राम, भव्य कोई आपका फंक्शन है, तो भव्य क्या होगा, भव्य आपका विशेषण हो गया, तो आपका ये क्या है, ये आपका नहीं होगा। अब सर्व, सर्व आया, अब सर्व के बाद कुछ भी रखे तो सर्वव्याप्त, सर्वग्राही, क्या सर्वव्याप्त, सर्वग्राही, यानी कि यहां पे भी हम रख सकते हैं, तो इसलिए आपका ये भी क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। अब देखो अगला शब्द है श्रव्य, इसके आगे देखो श्रव्य तरंगे, तरंगे क्या है, संज्ञा है ना, तो श्रव्य तरंगे यानी कि जो तरंगे सुनी जा सकती, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्या, विशेषण। गर्भ, अब गर्भ के आगे आप एक नाम देखो, गर्भ राम, गर्भ कृष्ण, गर्भ महल, नहीं, तो ये गर्भ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विशेषण हो, आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 47। 47 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है, विशेषण क्या होते हैं, जो किसी आपकी संज्ञा की या फिर विशेष की विशेषता, अजय, अजीत, आराध्य या फिर आश्रित। अब बताइए आप इसमें से कौन सा विशेषण है, अपने आपको पहचानने की ट्रिक बताइए, आप पहले एक बार उसे लगाएं और फिर बताएं। अजय क्या है, अजय जो है क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे जो अजीत लिखा है, ये अजीत नहीं अजित है, क्या है, अजित है, छोटी की मात्रा है, और यही आपका सही जवाब है। यहाँ पे विशेषण कौन सा है, अजित, आराध्य भी नहीं है, आपका आश्रित भी नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अजित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, क्या, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, आकाशीय, आकाश, आराध्य या फिर आश्रित, बताइए कौन सा है। विशेष से बताना है आप। देखिए आकाशीय, आकाशीय जो है इसके आगे आप नाउन रखिए, आकाशीय बिजली, आकाशीय जल, तो यानी कि ये आकाश, आकाश क्या होगा, ये आपका हो गया विशेषण, तो ये विशेष्य नहीं हो। आराध्य, आराध्य के आगे आप लगा सकते हो क्या, नाम लगे आराध्य देव, क्या आराध्य देव, तो ये भी आपका नहीं होगा। आश्रित व्यक्ति, आश्रित क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, यानी कि जो विशेष नहीं है तो क्या है आपका, कौन सा विशेष है, विशेष है आपको पता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ये भी नहीं आपका होगा। तो आकाश जो है ये आपका क्या है, संज्ञा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्या, आकाश। अगला, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी कि जो विशेषण किसी गुण को बताते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, आपको बताना है कि उसके गुण जो नहीं बता रहा है उसको बताना गुणवाचक विशेषण। जैसे भयभीत, भयभीत यानी कि किसी चीज से डर जाना, ये क्या होता है, ये एक है आपका गुण है, क्या है, गुण है। निर्भीक, हमें किसी से डर नहीं है, निर्भीक है, तो ये भी हमारा क्या है, गुण है। भीरू, भीरू का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक, तो ये भी उसका क्या है, गुण है। जो भव है ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। जैसे भीरू व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, निर्भीक व्यक्ति या फिर निर्भीक व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएंगे, विशेषण है। चेक कैसे कर लिया, बाद में एक संज्ञा रखते, संज्ञा यानी कि नाउन रखते। अगला है कुत्सित शब्द में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सर्वनाम विशेषण, कौन सा, आप बताइए। तो कुत्सित में जो है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आपका कुत्सित शब्द में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं, निश, समीर, रजनी और विभावन, तो बताइए कौन सा नहीं है। समीर क्या है, समीर किसका है, हवा का है, क्या, समीर यानी कि हवा का है। निश, रजनी और विभावरी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आपके रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, कुशाग्र बुद्धि का पर्यायवाची क्या है, क्या, कुशाग्र बुद्धि, जल्दबाज, त्वरित बुद्धि, घातक बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। कुशाग्र मीन्स होता है तेज, तो तेज इसके लिए कौन सा हो जाएगा आपका पर्यायवाची, त्वरित बुद्धि, क्या, त्वरित बुद्धि जो है आपका कुशाग्र बुद्धि का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा।
अगला, कमल का पर्यायवाची क्या है? पयोद, बारिद, ताम्र रस या फिर पुंडरीक? बताइए कौन सा होगा? तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा पुंडरीक। क्या हो जाएगा? पुंडरीक जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अवन, गगन, अंबर और नभ। देखिए, गगन भी आपका आकाश का पर्यायवाची है, अंबर भी आपका आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी आपका आकाश का पर्यायवाची है, व्योम भी आपका होता है, और जो अवन है ये आपका क्या है? धरती का पर्यायवाची है। किसका है? धरती या फिर पृथ्वी का पर्यायवाची है क्या? अवन। अगला है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है किसका? हिरण्यगर्भ। गणेश, विष्णु, महेश या फिर ब्रह्मा? क्या? गणेश, विष्णु, महेश या फिर ब्रह्मा? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना। तो हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं किसको? ब्रह्मा जी को। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? किसका? एक शिखा शब्द है, क्योंकि एक शब्द के क्या है? कई अर्थ हो सकते हैं, तो आपको बताना है शिखा का कौन सा अर्थ गलत है। एक, दीप की लौ, कलगी, शिक्षा या फिर शिखर? तो इसमें से कौन सा अर्थ गलत है ये आपको बताना है। इसमें जो शिक्षा है ये आपका गलत है। शिखा का मतलब शिखर भी होता है, कलगी भी होता है, दीपक की लौ भी होता है, चोटी भी होता है, और जो आपके जो सर पे चोटी होती है ये वाली चोटी को भी क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं। शिक्षा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शिक्षा। अगला है, अतनु पर्यायवाची शब्द किसका? मनोज का, ईश्वर का, कृष्ण का या फिर बसंत का? आपको बताना है जो अतनु शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। जो अतनु शब्द है वो मनोज का पर्यायवाची होता है। किसका? मनोज का पर्यायवाची क्या होता है? अतनु होता है। अगला, प्रश्न संख्या 58। बस 2-3 मिनट और लगेंगे और आपका ये क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी से क्या है, आप सभी लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक अवश्य देखें। इससे क्या है, आपका रिवीजन बहुत ज्यादा होगा और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ थकावट है? थकावट किसका? क्रांति का, कर्यांत का, कांत का या फिर क्लांति का? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका क्लांति का शब्द क्या होता है? अर्थ थकावट होता है। किसका? क्लांति का। अगला है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय या फिर शिव प्रिय? परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भार्गव क्या है? परशुराम का पर्यायवाची है, भृगुनंदन भी परशुराम का पर्यायवाची है, रेणुका तनय भी आपका परशुराम का पर्यायवाची है, लेकिन जो शिव प्रिय है ये परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। और अब हम आ चुके हैं आज के अपने आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पर, और वो लास्ट प्रश्न कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? पहला चंद्रातप, दूसरा मयंक, तीसरा कौमुदी और चौथा ज्योत्सना। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरे 60 क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। उम्मीद है आप सब इस क्लास को देख रहे हैं और देख चुके हैं अगर पूरी क्लास, तो आप सबको समझ आया होगा कि प्रैक्टिस आप करें और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करें। और इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, राधे राधे। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। आपको इस पे यूपीपी का भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसी के साथ में धन्यवाद।